वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल 2.0। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर नंबर 5 यानी हम आज तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जो फ्रेंड्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम इस वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 ईस्वी में किया था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों के निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। रोमन शैली में तुगलकाबाद को गयासुद्दीन ने बसाया। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1325 ईस्वी में। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक का शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बांटा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य जो था ना 23 प्रांतों में बांटा था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्य एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक को पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है, पागल बादशाह। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ले गया। दिल्ली से राजधानी बदलकर देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दिल्ली से राजधानी देवगिरी से राजधानी बदलकर दिल्ली लाया 1335 ईस्वी में स्थापित की। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। डाक व्यवस्था द्वारा गंगा जल पीने के लिए मंगाया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा धातुओं के सिक्के चलाए हैं। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे तथा तांबा धातु के सिक्के चलवाए हैं। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया गया।
दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट घोडाल में ही हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट घोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। राजमुंदरी के अभिलेख में जौना खां को दुनिया का खान कहा जाता है। राजमुंदरी अभिलेख में जौना खां को दुनिया का खान कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी 1351 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ था। यानी फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था, पहला 20 मार्च 1351 को, फिर अगस्त 1351 में किया गया था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए थे। कौन कौन था कर 4 गो? तो खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। यानी फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना किया था। दीवान खैरात विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे बड़ी दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। यानी सबसे अधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना किया था। यानी दासों के देखने के लिए कौन सा विभाग था? दीवान बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। फतुहात फिरोज शाही की रचना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। अद्धा एवं बीक नामक सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने ही जारी किए थे। अद्धा एवं बीक नामक सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने जारी किए थे। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज तुगलक की मृत्यु 13 सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। नसरुद्दीन महमूद का जो शासन था ना, दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूरलंग ने सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूरलंग ने सुल्तान नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। 8 मिनट।